लेट्स स्टार्ट। सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? एक बार फटाफट चैट में यो कर दो, स्क्रीन दिख रहा है? ओके ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मेरा सारा बात, ठीक है? एलएलपी में व्हाट आई हैव डन, हम तुम लोग को नोट्स दे दिए थे, ठीक है? बट यहाँ पे ना वो चीज नहीं चलेगा, क्योंकि एलएलपी में जो लैंग्वेज है वो उतना टेक्निकल नहीं है, उतना प्रोफेशनल नहीं है। बट कंपनीज एक्ट में लैंग्वेज पे फोकस करना है। यहाँ पे ना तुम लोग को बहुत सारा केस स्टडीज टाइप का आएगा, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। और आंसर जो इंस्टीट्यूट है वो ये अज्यूम करेगी कि उसका जो लेवल है वो प्रोफेशनल। तो प्लीज 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 कहीं और नोट्स को रेफर मत करना, बुक से पढ़ना है, पहला बात, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले भैया कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 अगर देखा जाए तो ये सबसे लास्ट हम लोग का हाल फिलहाल में जो एक्ट है वो बना है। मतलब जो हम लोग के सिलेबस में है सबसे लेटेस्ट एक्ट यही पढ़ रहे हैं। मतलब भैया क्या 2013 से पहले कोई कंपनी हुआ नहीं करता था, या फिर कंपनी होता था और उससे रिलेटेड लॉ नहीं था, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, एक्चुअली में पहले था कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है? पहले क्या था? 1956। टाइम टू टाइम इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है? जब लॉ में चेंज होता है तो हम लोग क्या नाम देते हैं? अमेंडमेंट, ठीक है? तो बहुत सारा चेंजेस आया 1956 से 2012 तक। एट लास्ट इतना सारा चेंजेस आ गया कि लगा कि नहीं, अब एक नया एक्ट बनाना जरूरी है, और फिर जन्म हुआ कंपनीज एक्ट 2013 का, ठीक है? तो पहले था 1956 और फिर बना कंपनीज एक्ट 2013। भैया कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ कैसे हुआ पता हम लोग को। आप हमको ये बताइए कि इसमें कितने सेक्शंस हैं? तो इसमें है 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है टोटल? 470 सेक्शंस। कितने शेड्यूल्स है? 7 शेड्यूल्स। भैया ये शेड्यूल क्या है याद करो, वापस जाओ बचपन में 11-12 में हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। दो टाइप का बैलेंस शीट बनता था, एक बनता था टी शेप्ड, ऐसे करके एक तरफ लाइबिलिटी लिखा हुआ है एक तरफ एसेट लिखा हुआ है, और एक बनता था शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। याद है शेड्यूल 3? तो शेड्यूल 3 का मतलब क्या? इन 7 शेड्यूल से एक शेड्यूल को उठाया गया जो कि ये थर्ड शेड्यूल, वहां पे बैलेंस शीट का जो है कंपनीज के लिए फॉर्मेट दिया गया है। तो शेड्यूल में अलग अलग चीज का अलग अलग फॉर्मेट और रूल्स वगैरह होता है। ओके, तो हम लोग को भैया याद हो गया 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है, ठीक है? अच्छा, 29 चैप्टर्स है। कितना चैप्टर्स है टोटल? 29। तीन बात याद रखना है, 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल एंड 29 चैप्टर्स। भैया ये कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगता है? कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगता है? ये सवाल उठा। तो बोला कि ये एक्ट जो है किस पे लगेगा। देखो, सबसे पहले कंपनी कॉर्पोरेटेड, इसको लिखना नहीं है खाली देखते जाओ, कॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ। मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो नया कंपनी आया उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इस बात को समझाने के लिए इतना लंबा लाइन लिखे। दो एक्ट का बात हुआ, एक है कंपनीज एक्ट 2013 और एक है कंपनीज एक्ट 1956। तो इसमें बोल रहा है कि इस वाले कंपनीज एक्ट के तहत जो रजिस्टर हुआ वो तो है ही, लेकिन इससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट था, उसका मतलब कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, जो भी कंपनीज एक्ट था उसके तहत भी जो कंपनी कहलाता था वो अभी भी कंपनी कहलाएगा। मतलब मानो सन 2001 में, ठीक है, 2001 में
एक कंपनी बना ए लिमिटेड, ठीक है। सवाल उठा कि भैया एक नया कंपनीज एक्ट आया था, कंपनीज एक्ट 2013 में। मेरे दिल में ये सवाल है कि ए लिमिटेड 2001 में तो कंपनी था, क्या 2013 में वो वही कंपनी रहेगा या फिर उसको न्यू कंपनी के नाम से रजिस्टर होना होगा? मेरा क्वेश्चन फिर से समझो, 2001 में कंपनी था ए लिमिटेड के नाम से। सवाल उठा कि 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट आया है, पुराने वाले को सब्स्टिट्यूट करके, तो हम लोग को एक नया कंपनी बनाना होगा या फिर ओल्ड कंपनी ही चलेगा? मेरे को देखते कौन जवाब देता है, फटाफट देखे पहला जवाब किसका आता है। एनीबडी हु नोज द आंसर? क्या नया कंपनी बनाना होगा या फिर ओल्ड वाला चलेगा, न्यू या ओल्ड? वेरी गुड स्वाति, जयती, सिमरलीन, वेरी गुड गाइस, सबको समझ में आया मतलब। वेरी गुड निकिता, कि भैया ओल्ड वाला चलेगा, न्यू का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहाँ लिखा है? लो दिखाते हैं, बुक खोलो, देखो तुम लोग के बुक में लिखा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे। बुक में पेज नंबर 5.2 खोलो, देखो क्या लिखा है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस पे लगता है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ठीक है। तो भैया ये पॉइंट क्लियर हो गया कि किस पे लगता है। कोई भी कंपनी पे लगेगा, चाहे वो 2013 के बाद का हो, चाहे वो 2013 के पहले का हो, कंपनी होना जरूरी है और रजिस्टर होना जरूरी है। डन। दूसरा, ओके, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं उन सब पे लगेगा। इंश्योरेंस मतलब LIC, नाम सुने हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और तुम लोग जब फोन वगैरह लेते हो तो बोलते हैं ना बजाज वाले की लाइए इंश्योरेंस करा दो, तो वो वाला इंश्योरेंस कंपनी। या फिर जब बाइक, स्कूटर, कार, इनफैक्ट जब कोई भी सेलर गुड्स खरीदता है तो गुड्स का भी इंश्योरेंस कराता है। कल को गुड्स मानो कहीं से आ रहा है और वो चोरी हो गया या फिर वो जल गया, कुछ भी हो गया, तो उसका ठेका कौन लेगा? ये इंश्योरेंस कंपनी। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को कौन गवर्न करता है? इंश्योरेंस कंपनी आर गवर्न्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डन। लेकिन एट द सेम टाइम एक एक्सेप्शन है, except where the provisions of the said act are inconsistent with the provision of Insurance Act 1938 और IRDA Act 1999। इस बात को ध्यान से समझना। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, इंश्योरेंस कंपनी ये क्या करता है, पर किसी को पता है? कोई बता सकता है मेरे को? फटाफट चैट में लिखो यो, जिसका पहला यो आएगा उसको बताने का मौका मिलेगा। एनीबडी कैन एक्सप्लेन व्हाट एन इंश्योरेंस कंपनी डू? फटाफट, एनीबडी? यार किसी को तो पता होगा इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है। कोई आज तक इंश्योरेंस नहीं कराया, किसी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं है? ओके स्वाति, समझा क्या होता है शॉर्ट में एकदम? स्वाति अनम्यूट करके समझा। भैया हम लोग कोई भी सामान का इंश्योरेंस कराते कि अगर बाय द वे कुछ हो जाए तो हम लोग को कुछ ना कुछ डैमेज का कंपनसेशन मिल जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति एकदम सही समझाई कि भैया मानिए, ये है कार, हम नया कार खरीदे, अभी टेंशन है। टेंशन क्या है कि कल को कार का एक्सीडेंट हो जाए या फिर कल को कार डैमेज हो जाए या फिर चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए जिसके कारण हम लोग का नुकसान हो रहा है। तो वो 5 लाख रुपया का गाड़ी है, मेरा 5 लाख का नुकसान हो जाएगा। ओ भाई, तो क्या होता है, हर कंपनी, मानो कार है तुम्हारा ऑडी, ठीक है, कार क्या है? ऑडी, ऐसे करके 4 जीरो बना हुआ है। ओके, तो भैया ये ऑडी के पास जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे ना, तो वो लोग बोलेगा कि आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी। क्या बोलेगा? आपको इंश्योरेंस कराना जरूरी, ठीक है, कंपलसरी आपको इंश्योरेंस कराना। कल को आपका ये 5 लाख 50 लाख कर देते हैं, 50 लाख का गाड़ी का अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपका डील हो चुका है, आप इसको कुछ पैसा दे चुके हैं,
कल को अगर आपका नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान का भरपाई करेगी। एक्सीडेंट हुआ, मेरा खर्चा आया 3 लाख, हम इंश्योरेंस कराए थे, मेरा 3 लाख कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी। आजीवन देगा क्या? जिंदगी भर, लाइफ टाइम? नहीं, इसका एक पीरियड होता है कि 5 साल का इंश्योरेंस या फिर 10 साल का इंश्योरेंस, उतने टाइम के लिए मिलता है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है, सबको क्लियर? अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, इंश्योरेंस जो कंपनी है, पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे ना नॉर्मल कंपनीज अपने आप को इंश्योरेंस कंपनी बोलती थी, पैसा लेती थी, और जब भी एक्सीडेंट होता था और कोई क्लेम करने जाता था, फॉर एग्जांपल मेरा गाड़ी लिए, हम बोले कि हम एक इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मर्जी से इंश्योरेंस कराएंगे, वहां से जाकर हम इंश्योरेंस करा लिए। कल को एक्सीडेंट हुआ, हम गए कंपनी के पास, कंपनी को बोले कंपनी पैसा दो, कंपनी पूछा एक्सीडेंट कैसे हुआ, हम बोले कि मेरे गाड़ी के सामने डॉग आ गया था, हम ब्रेक मारे, उसके कारण हम गिर गए और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हुआ, पहले के टाइम में ठीक से लॉ नहीं बना हुआ था, तो कंपनीज ना बेवकूफ बना बनाकर कस्टमर को पैसा नहीं देती थी, खाली घुमाते रहती। तो बहुत सारा अलग अलग इसके लिए रूल बना, एक्ट बना। एट लास्ट 3 एक्ट ऐसा आया जो इसको गवर्न करता है। कंपनीज एक्ट 2013, वो इसके बारे में बात किया है। IRDA एक्ट 1999, वो इसके बारे में बात किया है। एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये तीनों एक्ट इसके बारे में बात किया। अभी हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं भैया? हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट। इसमें क्या बोला कि कंपनीज एक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी को कंपनीज एक्ट गवर्न करेगा, लेकिन अगर इसमें यानी कि IRDA एक्ट में या फिर इसमें यानी कि इंश्योरेंस एक्ट में कोई ऐसा बात बोल दिया जो कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है, तो किसको भाव दे? सवाल उठा, फिर से रिपीट करें, इस बात को समझो। 3 एक्ट और एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को कौन गवर्न करता है भैया? इंश्योरेंस एक्ट 1938 गवर्न करता है। और कौन गवर्न करता है? IRD एक्ट करता है। और कौन? कंपनीज एक्ट। 3 अलग अलग एक्ट एक कंपनी को गवर्न कर रहा है। कितना नाइंसाफी। सवाल उठता है भैया हम ज्यादा भाव किसको देंगे, हम ज्यादा प्रेफरेंस किस एक्ट को देंगे? तो ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसको मिलेगा फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस इसको मिलेगा, और थर्ड प्रेफरेंस इसको मिलेगा। मतलब कि कोई ऐसा बात है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि यस करना चाहिए, कोई भी बात कंपनीज एक्ट में बोलता है यस करना चाहिए, और इंश्योरेंस एक्ट में बोलता है नो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग किसको भाव देंगे, कंपनीज एक्ट को या इंश्योरेंस एक्ट को? बताओ। इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, 3 एक्ट है जो एक बेचारा कंपनी को गवर्न कर रहा है, कंपनीज एक्ट 2013, IRD एक्ट 1999 एंड इंश्योरेंस एक्ट 1938। सवाल उठता भैया हम पढ़ रहे कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अकॉर्डिंग कोई एक टॉपिक है, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें वो बोल रहा है यस, एट द सेम टाइम इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोलता है नो, हम किसको प्रेफरेंस देंगे? पहला प्रेफरेंस मिलेगा इंश्योरेंस एक्ट 1938। सबको क्लियर है ये बात? तो फटाफट यो करो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो। फटाफट, एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम तो पूछो, नहीं तो यो करो, सबका यो आएगा तो आगे बढ़ेंगे फिर अपन। ओके देखो, बहुत जन का यो नहीं आया, तुम लोग को क्लियर तो है ना? हमको क्योंकि सपना तो आएगा नहीं, बहुत बच्चों का यो नहीं आ रहा है। हाँ ओके ठीक है, गुड। अब बढ़ते हैं आगे भैया। कंपनीज एक्ट 2013 हर वो कंपनी पे लगेगा जो इस 2013 एक्ट के अंदर में बना हो, या फिर इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर में बना हो। हर इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा, हर बैंकिंग कंपनी पे लगेगा, हर वो कंपनी पे लगेगा जो सप्लाई या फिर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करता है। चलो मेरे को बताओ चैट में कि झारखंड में जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसका क्या नाम है? उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हिंट 4 लेटर का है, देखते कौन बच्चा बताता है।
झारखंड में जो कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बांटता है उसका क्या नाम है? वेरी गुड आयुष, JBVNL। क्या नाम है? JBVNL। तो क्या JBVNL पे कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा? हाँ लगेगा। लेकिन अगेन जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी में हम प्रेफरेंस वाला बात बताए थे, उसी तरीके से बैंकिंग कंपनी को पहला प्रेफरेंस किसको देना है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, कोई भी ऐसा कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है या फिर जनरेट कर रहा है, वो उसको पहला प्रेफरेंस किसको देना है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इनफैक्ट यहां बोलता है कोई भी ऐसा कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट से गवर्न होता है वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत है। और कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट, किसी को याद आ रहा है ये वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग पढ़ चुके हैं, हम जब LLP पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास, बड़े अच्छे से समझाए थे। ये वही बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल LLP क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है? हाँ, LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसीलिए उसका कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट से मैच करता है। ठीक है, तो अगेन एक बार फिर से मेरे साथ सबको घर पे बोलना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा बैंकिंग कंपनी, चौथा कंपनी इंगेज्ड इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पांचवा कोई भी ऐसा कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, एंड सिक्स्थ such body corporate which are incorporated by any act for time being in force and as the central government may by notification specify in this behalf। इन पे लगेगा कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो भैया किस पे लगता है ये तो हम समझ गए, लेकिन आप इतना देर से घुमा घुमा के एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही वर्ड का जिक्र कर रहे हैं, कंपनी। इसका मतलब क्या है? ये कंपनी जो आप कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखो, इसका जो वर्ड है ना, इसका दो अलग अलग वर्ड से जन्म हुआ है। एक है कम और एक है पनी। ठीक है, दो वर्ड को मिला के ये वर्ड बना। कम मतलब टुगेदर, साथ में, और पनी मतलब ब्रेड। मतलब भैया अगर कोई कंपनी है तो वो लोग साथ में बैठ के ब्रेड खाता है ना? ऐसा तो नहीं होता है। मुकेश अंबानी का कंपनी है जियो, ठीक है, मतलब मुकेश अंबानी खाली ब्रेड खाते साथ में? नहीं, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है साथ मिलकर। कंपनी का बेसिक मालूम है, बेसिक क्या फायदा है? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अरे मेरे को नहीं पता वो कंपनी क्या काम कर रहा है, उसमें कौन एम्प्लॉय है, कौन मैनेजर है, क्या है, लेकिन हम शेयर तो खरीद सकते हैं। जब हम लोग कंपनी का शेयर मार्केट से शेयर खरीदते हैं तो हम लोग कंपनी का कैपिटल में से एक हिस्सा खरीदे। ये बात को समझो। शेयर किसका होता है? शेयर मार्केट में जो हम लोग शेयर वगैरह देखते हैं, क्या किसी प्राइवेट कंपनी का हो सकता है? क्या किसी पार्टनरशिप फर्म का हो सकता है? कभी नहीं। क्या किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का हो सकता है? कभी नहीं। जब भी शेयर मार्केट में शेयर का खरीद बिक्री हो रहा है वो हमेशा एक कंपनी का होता है। मतलब कि भैया मेरे पास बहुत कैपिटल नहीं, हम एक कंपनी खोलेंगे और हम लोगों को बोलेंगे कि लाओ कैपिटल दो, मेरा ये आइडिया है, मेरा ये पिछला रिकॉर्ड है, तुम लोग मेरे में इन्वेस्ट करो। वो लोग मेरे को कैपिटल देगा, मेरे पास क्या आया? कैपिटल। वो लोग जो दिया उसको क्या बोलेगा? वो लोग क्या बोलेगा? हम लोग शेयर खरीदे हैं विनय भैया का कंपनी का, ऐसे बोलेगा वो लोग। और जब हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे तो वो लोग को क्या देंगे? डिविडेंड। तो एट लास्ट कंपनी का मतलब साथ में बैठ के ब्रेड खाना, यानी कि सारा पैसा को एक जगह करना और फिर उसका इस्तेमाल करना, भरपूर इस्तेमाल करना। ठीक है, ओके। तो भैया ऐसे प्रोफेशनल हम लोग देखा जाए, आप हम लोग को सिखाएं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन इस सेक्शन में है, एग्रीमेंट का डेफिनेशन इस सेक्शन में है। तो भैया कंपनीज एक्ट के तहत कंपनीज का डेफिनेशन किस सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। अगेन सारा का सारा डेफिनेशन किस सेक्शन में मिलेगा? सेक्शन 2 के अंदर। तो कंपनीज कहां डिफाइन हुआ? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20।
क्या डेफिनेशन है कंपनी का? कंपनी का डेफिनेशन देखो एकदम मतलब अजीब दिया, वैसा कुछ बड़ा बात बोला नहीं। क्या बोलता है देखो, कंपनी मीन्स, अंडरलाइन करना, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. That's it. Section 2 subsection 20 में क्या बोला कंपनीज के बारे में? बोला कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। या तो इस एक्ट में आया है या फिर कोई पुराना लॉ था उसमें आया, और कुछ नया नहीं बोला। लेकिन कंपनी को समझाने के लिए बहुत से इकोनॉमिस्ट थे जो मेहनत की, जैसे कि चीफ जस्टिस मार्शल। वो क्या बोले? अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, intangible, existing only in contemplation of law. Being a mere creation of law, it possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it, either expressly or as accidental to its very existence. इसका मतलब क्या है भैया? क्या बोल रहे हैं चीफ जस्टिस मार्शल? उनके अकॉर्डिंग कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग, मतलब कि ये है हम लोग का आंख है, हम लोग का नाक है, हम लोग का कान है, हाथ है, पैर है, हम लोग पूरा एक ह्यूमन बीइंग है। कौन है? ह्यूमन बीइंग। भैया ह्यूमन बीइंग होने का फायदा क्या? हम लोग अपने नाम से क्या खरीद सकते हैं? एसेट। अपने नाम से क्या इनकर कर सकते हैं? लायबिलिटी। अपने नाम से खर्चा, अपने नाम से इनकम, अपने नाम से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो करते हैं लाइफ में सब अपने नाम से करते हैं। उसी तरीके से जो कंपनी है ना, कंपनी, उसके नाम से भी एसेट खरीदा जा सकता है। मतलब कि भैया ये एक इंसान के तौर पे माना जा रहा है। कंपनी का नाम मानो ए लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड को एक इंसान के तौर पे, हम लोग का आधार कार्ड होता है ना, कंपनी का भी एक कार्ड होगा। आधार कार्ड नहीं, दूसरा कार्ड होगा। कंपनी का अपना नाम है। हमको गाड़ी खरीदना है तो हम अपने नाम पे गाड़ी खरीदेंगे, मेरा गाड़ी है। कंपनी को गाड़ी खरीदना है, कंपनी अपने नाम पे खरीदेगा। हम उधार लिए मिस्टर ए से, तो हम अपने नाम पे उधार लेंगे। मिस्टर ए किससे मांगेगा? मेरे से मांगेगा। और कंपनी को उधार लेना है तो कंपनी अपने नाम पे लेगा। मिस्टर ए किससे मांगेगा? कंपनी से मांगेगा। ये फायदा होता है आर्टिफिशियल बीइंग होने में। मतलब जैसे कि मेरे को एक रिकॉग्निशन मिला, एक नाम मिला जो हर जगह चलता है, उसी तरीके से कंपनी का नाम हर जगह चलता है। आर्टिफिशियल बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब एक इंसान जीता जागता जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। कंपनी छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन सरकार के नजर में, कोर्ट के नजर में वो भी एक बीइंग है, उसका भी एग्जिस्टेंस है, उसका नाम से सामान खरीद बिक्री हो सकता है। ओके, ये पॉइंट आर्टिफिशियल बीइंग वाला सबको समझ में आया? यो करो तो फटाफट। आर्टिफिशियल बीइंग का पॉइंट क्या सबको समझ में आया? फटाफट यो करो। ओके, आई अगेन रिपीट कि किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तुरंत मेरे को रोकना और पूछ लेना, ठीक है? देरी मत करना। तुम लोग 10 बार पूछेगा, हम 10 बार बताएंगे, लेकिन डाउट पूछना है, ठीक है? ओके, तो भैया जस्टिस मार्शल बोल रहे हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है जो कि इनविजिबल है, देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते, लेकिन एग्जिस्ट करता है। उसका नाम है कहाँ? लॉ के तहत। सरकार के नजर में उसका नाम है, कोर्ट के नजर में उसका नाम है, उसको लॉ बनाया है। हम लोग का जन्म कैसे होता है? हॉस्पिटल में होता है, ठीक है? हम लोग का बर्थडे होता है, उसी तरीके से कंपनी का भी बर्थडे होता है, लेकिन कंपनी का जन्म हॉस्पिटल में नहीं होता है। कंपनी का जन्म कहाँ होता है? लॉ में, लॉ के तहत होता है। भैया हम लोग का कैरेक्टर कैसा होता है ये हम लोग का ब्रिंगिंग अप डिसाइड करता है। हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, किसका पूजा करेंगे, कैसे रहेंगे, ये हमारे पेरेंट्स, हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है। हमको एक कंपनी खोलना है, वो कैसे रहेगा, क्या काम करेगा, कैसे क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा? वो हम लोग खुद बनाएंगे। मानो हमको एक कंपनी खोलना है जो साबुन बनाए, साबुन का फैक्ट्री का कंपनी खोलना है, तो वो मेरा डिसीजन है। वो हमको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, उस डॉक्यूमेंट में लिख के दे देंगे कि भैया ये साबुन का फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मेरा काम क्या है? साबुन बनाना।
तो वो हम लोग बता देंगे। जैसे हम लोग का कैरेक्टर कौन बनाता है, हमारे मॉम डैड एंड सोसाइटी, उसी तरीके से कंपनी का कैरेक्टर कौन बनाता है, उसका चार्टर, यानी कि जो उसका ओनर है वो एक चार्टर बनाएगा, मतलब एक पेज में लिख देगा कि ये कंपनी ये करेगा, ये कंपनी का ये सब कुछ उसका डिटेल रहेगा उस चार्टर। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। तो चीफ जस्टिस मार्शल का बात समझ गए। और कोई डिफाइन किया? प्रोफेसर हैनी। क्या बोले हैनी जी? बोले कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seat. इतना सारा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स एक साथ कैसे हैंडल होगा? ठीक है, ये डेफिनेशन तुम लोग खुद डिकोड करेगा। पहले बढ़ते हैं आगे। आ जाओ पेज नंबर 5.3 फीचर्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला बात, जब कंपनी का फीचर के बारे में बात करते हैं तो अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, ध्यान से सुन सकते। जो ये पॉइंट हम अभी तुम लोग को दिखाए ना ड्राइंग कर करके कि हम अलग और मेरा कंपनी अलग, ठीक है, मतलब मानो हम अपने पापा के लिए कार खरीदे। किसके लिए खरीदे हैं? पापा के लिए। तो वो किसके नाम से आएगा? वो नाम से आएगा विनय का, ठीक है, मेरे नाम से आएगा। और मानो हम एक कार खरीदे, किसके लिए? कंपनी के लिए। वो किसके नाम से आएगा? मानो मेरा कंपनी का नाम है RSC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अगर हम कंपनी के लिए कार खरीद रहे हैं तो इस नाम से खरीदाएगा, और हम पापा के लिए कार खरीद रहे हैं तो वो इस नाम से खरीदाएगा। पर्सनल काम के लिए ओनर अलग है। हम गाड़ी खरीदे, कंपनी का नाम से खरीदाएगा नहीं, कंपनी का काम आएगा नहीं, पापा चलाएंगे। तो कंपनी अलग है और उसका ओनर, उसका मेंबर, वो लोग अलग है, सेपरेट है, दोनों अलग अलग है। इनफैक्ट दोनों लीगल है। मेरा भी एग्जिस्टेंस है लॉ के तहत, हम कुछ गलत करेंगे मेरे को सजा मिलेगा ना, उसी तरीके से कंपनी को भी सजा मिलता है। मेरे को फाइन भरना पड़ेगा ना, उसी तरीके से कंपनी को भी फाइन भरना होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एकदम अलग अलग है, दोनों में जरा सा भी बात एक नहीं है, दोनों डिफरेंट है, दोनों के बीच में एक पर्दा है। ये अलग है, ये अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी यही बोलता है। चलो रीड करते हैं। There are distinctive features between different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization, which are the other organizations, is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. जो हम अंडरलाइन करेंगे साथ में अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same right and powers as human being. देखो क्या बोल रहा है अभी यहाँ पे ना, देखो ध्यान से सुनो, अंडरलाइन करो। When a company is registered, it is clothed with a legal personality. समझाते हैं। हम लोग सब बैठे हुए, हम लोग बात कर रहे हैं, अचानक से बोले भैया हम लोग को एक कंपनी खोलना है। क्या कंपनी? मानो कंपनी का नाम है समोसा कंपनी, समोसा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे और उसका जन्म हो जाएगा? नहीं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं। कुछ क्या होते हैं? लीगल प्रोसीजर। लॉ कुछ काम करने के लिए बोला है, वो काम करेंगे, उसके बाद हम लोग का जन्म होगा। ध्यान से सुनो मेरा बात। हम लोग ऐसे बैठे, हम लोग बात किए, सोचे कि कंपनी खोल दे, खुल जाएगा? नहीं, कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत 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 जरूरी है। तो याद रखना, कभी भी कंपनी को खोलने के लिए पहले क्या करना होगा? लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होगा। जब हम लोग लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या होंगे? रजिस्टर। अगेन आई रिपीट, कंपनी बनाने के लिए लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करना जरूरी है। और जब हम लोग लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? रजिस्टर। जैसे ही हम लोग रजिस्टर होंगे, हम लोग का बर्थ हो चुका है, अब हम लोग कंपनी है। कंपनी कब कहलाता है? जब वो रजिस्टर होता है। आई रिपीट, कंपनी कब कहलाता है?
जब वो रजिस्टर होता है। ओके, तो कंपनी को जैसे हम लोग को राइट मिला है, हम लोग को ड्यूटी मिला है अपने नेशन के प्रति, हम लोग को बहुत सारा हक मिला है, राइट टू स्पीक, राइट टू एजुकेशन, उसी तरीके से कंपनी को भी कुछ हक मिला है और उसका कुछ ड्यूटी है। वो सब उसके ऊपर कब वाजिब होगा? जब वो रजिस्टर होगा उसके बाद से। अगेन, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। क्यों? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कैसे कैसे पूछेगा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, अभी तुम लोग से कुछ सवाल पूछेंगे, सबको चैट में जवाब देना। अगर जवाब होगा मी तो लिखना एम, अगर जवाब होगा कंपनी तो लिखना सी। तुम अपने पापा का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, किसके नाम से खुलवाओगे? ए मी, बी कंपनी? फटाफट बताओ। ओके, वेरी गुड, वेरी फास्ट आंसर गाइस, बहुत अच्छा बात है, बहुत जन को समझ में आ रहा है, गुड, ठीक है। तुम अपने बिजनेस के लिए जमीन खरीदे, किसके नाम से खरीदोगे? मी या फिर कंपनी? वेरी गुड नेहा, पहला जवाब नेहा का, गुड। तुम स्टॉक खरीदने के लिए उधार लिए, किसके नाम पे आएगा? मी या कंपनी? ओके नेहा, अगेन फर्स्ट आंसर, गुड। श्रुति, अनिरुद्ध, रेदम, जयती, वेरी गुड। तो कंपनी अलग है और हम लोग अलग है, ये बात तुम लोग सबको क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। It is at law. A person is different altogether from the subscribers to the memorandum of association. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. क्या बोल रहा है ये बात? क्या बोल रहा है? मानो 3 लोग हैं, ए, बी, सी। बी और सी क्या है पता है? चोर आदमी। क्या है? चोर आदमी। ये लोग का जो नियत है बड़ा खराब है। ये लोग मिलके कंपनी बनाया एबीसी लिमिटेड। जब बात होता है बी और सी का, तो क्या बोलते हैं? वो चोर इंसान है, चोरी करता है, फ्रॉड है, क्या है? मक्कार है। लेकिन ए बड़ा अच्छा इंसान है। ये हम लोग का बात कर रहे हैं, कंपनी का बात नहीं की है, लोग का बात कर रहे हैं। एबीसी लिमिटेड जो है ना, वो पूरा ए हैंडल करता है, बड़े अच्छे से हैंडल करता है, ठीक है? वेरी गुड कंपनी, वेरी ऑनेस्ट, वेरी नाइस, ठीक है। सवाल उठता है, बी और सी के चोर होने से क्या एबीसी लिमिटेड भी चोर कहलाएगा? नहीं, दोनों अलग अलग है। बार बार तो यही बता रहे हैं, दोनों एकदम अलग अलग है। बी और सी चोर होंगे अपने घर में, इनका जो कंपनी है वो बहुत ऑनेस्टी से सब अकाउंट्स मेंटेन करता है, सारा काम अच्छे से करता है, तो ये लोग चोर नहीं है। मतलब इनका, यानी कि कंपनी के ओनर्स का जो पर्सनालिटी है वो अलग है, और कंपनी का पर्सनालिटी जो है वो अलग है। दोनों को मिक्स करने का जरूरत नहीं है। अभी किंगफिशर ले लो, विजय माल्या चोर है, ठीक है, वो भाग गया, उसका अलग कहानी है, बट वो भाग गया। अभी सवाल उठता है भैया मन में, क्या किंगफिशर लिमिटेड जो है वो भी चोर है? नहीं, वो चोर नहीं है। वो आज भी चल रहा है मार्केट में, उसका नाम पे आज भी बिजनेस हो रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसका मालिक में प्रॉब्लम था, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं था। एट द सेम टाइम कोई कंपनी में प्रॉब्लम निकलता, मानो रिलायंस में कोई प्रॉब्लम निकला, तो क्या मुकेश अंबानी चोर कहलाने लगेगा? नहीं, वो कंपनी चोर है, ओनर चोर नहीं है। दोनों अलग अलग हैं। बार बार आई एम रिपीटिंग, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है भैया, यहां तक तो क्लियर है। अभी एक वर्ड आया, सब्सक्राइबर्स। इसका मतलब क्या होता है? सब्सक्राइबर्स, देखो एक बात तुम लोग ना समझो ध्यान से, हर कंपनी शेयर मार्केट में तुमको नहीं दिखेगा। पहला बात, एवरी कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट, ठीक है? लिख देते तुम लोग को, एवरी कंपनी इज नॉट इन शेयर मार्केट। हर कंपनी शेयर मार्केट में नहीं होती, ओके? अभी जब पहली बार कंपनी बनेगा, पहली बार एकदम नया कंपनी को जन्म दे रहे हैं, तो कुछ लोग मिलके बनाएंगे, कुछ लोग मिलके, मानो ए बी सी डी, ये 4 मिलके वो कंपनी बनाया, ठीक है? डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, उसमें साइन वाइन करेगा चारों।
तो कंपनी के जन्म पे जो डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हैं उनको कहते हैं सब्सक्राइबर। पहली बार जब कंपनी बनता है और जो साइन करते हैं उनको क्या कहते हैं? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम या फिर सब्सक्राइबर्स। अगेन सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जब कंपनी का जन्म हो रहा है और पहली बार हम लोग साइन कर रहे हैं, अभी तक कंपनी बना भी नहीं है, हमारे साइन के बाद बनेगा, तो वो कहलाते हैं सब्सक्राइबर। और कंपनी बनने के बाद मानो ए जो है, ए बोला कि हम अपना शेयर बेचना चाहते हैं, हमको नहीं रहना इस कंपनी का मेंबर, ए बेच दिया ये शेयर मानो एच को, ए किसको बेचा? एच को, तो एच क्या सब्सक्राइबर कहलाएगा? नहीं, एच कहलाएगा मेंबर। अगेन बात को समझो, पहली बार नया कंपनी बन रहा है, जो उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करेगा वो कौन? सब्सक्राइबर। कल को कोई सब्सक्राइबर अपना शेयर बेचता है तो जिसको बेचा जा रहा है सेकंड हैंड ओनर, वो कौन? मेंबर। सब्सक्राइबर और मेंबर अलग अलग चीज है, बहुत लोग साथ में बोलते हैं, नहीं। सब्सक्राइबर वो जो नया कंपनी में पहली बार आया है, और मेंबर उनके बाद जो आते हैं वो लोग कहलाते हैं। ठीक है, ओके। तो भैया ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड, इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, acquire right against it or incur liability to it for the debts of the company. Only creditors can sue it and not its member. क्या बोल रहा है भैया ये? देखो, ए बी सी तीनों जो है एक कंपनी में मेंबर है, और मिस्टर वाई से इनका जो कंपनी है मानो एबीसी लिमिटेड, वो लोन लिया, लोन ऑफ ₹5 करोड़। बताओ, मिस्टर वाई को पैसा वापस नहीं मिल रहा है, मिस्टर वाई किसके नाम पे केस करेगा? मेंबर के नाम पे केस करेगा तो लिखना एम, कंपनी के नाम पे केस करेगा तो लिखना सी। 5 करोड़ का लोन लिया, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, 5 करोड़ का लोन लिया कंपनी, तो किसके नाम पे केस किया जाएगा? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई विल सूट अ फाइल अगेंस्ट द कंपनी एंड नॉट इट्स मेंबर्स। मेंबर पे केस नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो भैया मेंबर पे केस क्रेडिटर्स जो है वो कभी वही कंपनी पे केस करते हैं, मेंबर्स पे नहीं करते। क्या कंपनी के साथ कोई मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कंपनी के साथ मेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मानो ए जो है, ये जो कंपनी है, ये क्या बनाती है? घर, होम, घर बनाती है। एक खूब पैसा कमाया, अब उसको घर बनाना नया, क्या करेगा वो बोलेगा इस कंपनी को, अपनी कंपनी को, कि कंपनी मेरा घर बना दो। क्या ए का फ्री में घर बनेगा? नहीं, ए भी पैसा देगा। जैसे ए बाहर मार्केट से बनवाता, वो घर ही का आदमी लोग से बनवा रहा है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। तो क्या कंपनी के मेंबर्स कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, यस। क्या कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स पे केस कर सकते हैं? यस या नो? आई रिपीट द क्वेश्चन, क्या कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स पे केस कर सकते हैं? यस या नो? देखिए पहला जवाब किसका आया? वेरी गुड निकिता, रिदम, स्वाति, जयती, वेरी गुड गाइस। भैया कंपनी के मेंबर, अंजलि माय क्वेश्चन इज कि क्या कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स पे केस कर सकते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स कंपनी के मेंबर्स पे केस कर सकते हैं? नो, नहीं कर सकते। कंपनी के क्रेडिटर किस पे केस करेंगे? कंपनी पे, ठीक है, ओके। तो ये भी क्लियर हो गया भैया। अगेन अगर हम लोग एक छोटा सा रिकैप मारें, कंपनी और कंपनी के जो ओनर है दोनों अलग अलग है। कंपनी को जो पहली बार बनाता है और साइन करता है डॉक्यूमेंट में, वो होता है सब्सक्राइबर। कंपनी का पर्सनालिटी अलग है, कंपनी के मेंबर का पर्सनालिटी अलग है। इनफैक्ट कंपनी जो है वो मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी के जो क्रेडिटर्स है वो कंपनी पे सू करेंगे और मेंबर्स पे सू नहीं करेंगे, मेंबर्स पे केस नहीं करेंगे।
एक कंपनी अपने नाम पे एसेट खरीदेगा, अपने नाम पे लोन वगैरह लेगा, जो करेगा अपने नाम पे करेगा, उसको किसी और का नाम का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट a member does not even have an insurable interest in the property of the company। क्या बोल रहा है भैया यहाँ पे? ये समझने के लिए हम लोग को एक केस स्टडी समझना होगा। केस स्टडी क्या है? मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 1925 का केस स्टडी। ऑब्वियसली इंडिया का नहीं है, इंडिया कभी अपने से केस स्टडी थोड़ी बनाता है। तो क्या है? मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्या फैक्ट है देखो। मकोरा, मानो उसका नाम है एन, was the holder of nearly all except one share of a timber company। एक टिम्बर कंपनी था, मानो उसमें अगर 10 शेयर है तो 9 शेयर था मकोरा का और 1 शेयर था किसी और का। He was also a major creditor to the company। इस बात को अगर हम लोग डायग्राम में बनाते जाएं, डायग्राम में, तो जो M है क्या है? ये मकोरा, इसका एक क्या है? कंपनी। कौन सा कंपनी है? टिम्बर कंपनी, टिम्बर कंपनी। मकोरा जो है टोटल शेयर में से अगर 10 शेयर है तो उसमें से कितना ओन करता है? 9 शेयर। और तो और क्रेडिटर भी है मकोरा, उधार वगैरह भी लेन देन हुआ है यहाँ पे। एम ओके, ही वाज आल्सो मेजर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ठीक है। एम इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। यहाँ आया मजा। देखो क्या चीज का कंपनी है? टिम्बर। टिम्बर देखा है ना तुमने? लकड़ी, लकड़ी बहुत सारा। तो हम क्या बोले, अगर तुम चाहो तो तुम अपना गुड्स का, अपना स्टॉक का भी इंश्योरेंस करा सकते हो। तो जो एम था वो बोला कि क्यों ना अपना जो टिम्बर है उसका इंश्योरेंस करा दे, टिम्बर इंश्योरेंस, टिम्बर का इंश्योरेंस करा दे। वो कराया, वो टिम्बर का इंश्योरेंस कराया, लेकिन ये टिम्बर किसका था? कंपनी का था या एम का था? कंपनी का था। और इंश्योरेंस किसके नाम पे हुआ? एम के नाम। यहां हो गया गेम। आई रिपीट द क्वेश्चन, जो इंश्योरेंस था टिम्बर का, वो टिम्बर किसका था? टिम्बर कंपनी का था या एम का घर का था? भैया टिम्बर जो था वो कंपनी का था अपना। और जो इंश्योरेंस वो किसके नाम पे हुआ? वो मेंबर के नाम पे हो गया, एम के नाम पे। यहां हो गया दिक्कत। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन अ फायर। आग लगा, सारा टिम्बर खराब हो गया, लेकिन एम आराम से खड़ा होकर देख रहा, पानी वानी नहीं डाल। एम बोल रहा है कि हम इंश्योरेंस कंपनसेशन लेंगे, इंश्योरेंस कराया हुआ हम ले लेंगे। एम गया इंश्योरेंस कंपनी पास, बोला भाई मेरा पैसा दे दो। कैसे? क्यों? इंश्योरेंस कंपनी यही बोल रहा है, द इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट लायबल टू हिम एज नो शेयर होल्डर हैज एनी राइट टू एनी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कंपनी फॉर ही हैज नो लीगल राइट और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन देम। क्या गेम किया कंपनी, देखो क्या गेम किया, समझो। ये जो टिम्बर था इसमें लग गया आग, आग लग रहा, और येलो रंग का आग होता है, ठीक है। क्या लग गया? आग, पूरा जल के भस्म हो गया। अभी ये टिम्बर किसका था? कंपनी का, लेकिन इंश्योरेंस किसके नाम पे हुआ था? एम के नाम। एम खुश होते हुए गया और एम बोला इंश्योरेंस कंपनी कि इंश्योरेंस कंपनी मेरा टिम्बर में आग लग गया, हमको पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी बोला भक्त तुमको पैसा क्यों दे? हम पैसा किसको देते? टिम्बर कंपनी को। किसको देते? टिम्बर कंपनी को। क्यों? ये लकड़ी उसका था, तुम्हारा नहीं था। तुम अपने नाम पे इंश्योरेंस कराए, ये तुम्हारा गलती है। तुम लॉ नहीं पढ़ा, तुम्हें सीए से नहीं मिला, कोई सीए से तुम गाइडेंस नहीं लिया। ये लकड़ी किसके नाम पे होना चाहिए था? कंपनी के नाम पे। इंश्योरेंस किसके नाम पे होता? कंपनी के नाम पे। इंश्योरेंस कंपनी किसके अकाउंट में पैसा डालता? कंपनी के अकाउंट में। तुम तो बीच में है ही नहीं, तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट सबको समझ में आया? फटाफट यो करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फटाफट यो करो भैया। जिसके नाम पे इंश्योरेंस होता है वही पे करता है, मतलब। निकिता प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन, तुम क्या पूछना चाह रही हो? सर अगर मतलब एम इंश्योरेंस करवाया था अपने नाम पे, तो मतलब वो टिम्बर कम जैसे वही पे करेगा। क्या पे करेगा? मतलब जो लॉस हुआ उसको, फायर जल गया था देखो तो एम मतलब। अपने नाम पे कराया था, खरीद के लाया था एम, इसमें कैपिटल एम लगाया था। 10 में हाँ से 9 शेयर एम का है, मतलब 9 शेयर का पैसा कौन दिया? एम दिया, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ हुआ, ये जब इंश्योरेंस कंपनी के पास गया और इंश्योरेंस कंपनी इससे पूछा कि ये टिम्बर किसका है, एम बोल दिया मेरा है। ठीक है, क्या बोल दिया एम, कि मेरा है। अब यहाँ पे हो गया गेम कि जब लॉस हो गया ना फायर से, इंश्योरेंस कंपनी के पास एम गया तो इंश्योरेंस कंपनी बोला तुम्हारा गलती था, तुम किसी सीए से बात नहीं किया, वो टिम्बर तुम्हारा नहीं था, वो तुम्हारे कंपनी का था, तो पैसा तुमको नहीं मिलेगा। Okay. अच्छा, रिदम आस्क्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफैक्ट श्रुति ऑल्सो आस्क्ड द सेम क्वेश्चन कि भैया ये जो कंपनसेशन है क्या वो कंपनी को मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही तो गेम हुआ, यही तो कंपनी फायदा उठा रहा है। देखो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ मैनेजर एम गया था और क्या बोला था, मेरे नाम पे कर दो, मेरे नाम पे। जब लॉस हुआ उसका फायर से लॉस हुआ तो ये क्या करता है, टीम भेजता है इंश्योरेंस कंपनी के, देखो तो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। टीम गया, टीम बोला कि भैया नुकसान तो हुआ है, लेकिन एम का गुड्स, एम का टिम्बर का नहीं हुआ है, कंपनी का टिम्बर का। एम बोला अरे कंपनी तो मेरा ही है। इंश्योरेंस कंपनी सुनेगा ही। एम बोल रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है कि कंपनी तो मेरा ही है यार, पैसा दे दो मेरे को। इंश्योरेंस कंपनी टस से मस नहीं हुआ। क्यों? दोनों अलग अलग। फिर बच्चा लोग का दिल में सवाल उठा कि भैया अगर दोनों अलग अलग हैं तो कंपनी को पैसा दे दे, कंपनी को क्यों नहीं दे रहा पैसा? भैया ये जो टिम्बर है ये किसके नाम पे इंश्योरेंस हुआ था? एम के नाम पे। तो पैसा अगर मिलता तो किसको मिलता? एम को मिलता, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी कि जितना पैसा था कौन खा गया? कंपनी खा गया, इंश्योरेंस। एक छोटा सा मिस्टेक का जो है इंश्योरेंस कंपनी फायदा उठा लिया। ऐसा अभी भी होता है क्या? नहीं, अब ये चीज बदल गया। लेकिन ये हम लोग कब का बात कर रहे थे? ये हम लोग 1925 का बात कर रहे, ठीक है। तो ये पूरा केस स्टडी था मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी, जो क्या कहानी सुनाता है कि अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। स्टार मार्क कर लेना, बहुत जरूरी पॉइंट, कि एक मेंबर का अगर कोई गुड्स का इंश्योरेंस हुआ तो उसका पैसा मेंबर को नहीं मिलेगा, कंपनी के अकाउंट में जाएगा। ओके, दिस इज क्लियर। अब परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। मतलब एक कंपनी है, उसमें मिस्टर ए, एक कंपनी है, मानो एक कंपनी है, उसका नाम है XYZ कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। 3 मेंबर है उसके, ए बी सी। ए नहीं रहा, ए नहीं रहा, छोटा ए आके बोला हम बनना चाहेंगे इस कंपनी के मेंबर। क्या छोटा ए इस कंपनी का मेंबर बन सकता है? अगर जवाब है यस तो वाई लिख के भेजो, अगर जवाब है नो तो एन लिख के भेजो। ए नहीं रहा, क्या वो कंपनी आगे बढ़ेगा? और अगर आगे बढ़ेगा तो छोटा ए मेंबर बन सकता है? छोटा एक मेजर आदमी है, ठीक है, छोटा है मतलब 21-22 साल का लड़का है, क्या वो बन सकता है? बाकी लोग पार्टिसिपेट करो। ए गाड़ी से जा रहा था, ए सलट गया, ए अब इस दुनिया में नहीं। उसका जो बेटा था छोटा ए, 22 साल का लड़का है, जवान है, क्या वो बन सकता है मेंबर? गुड गुड। निकिता एक बार अनम्यूट करो तुम। यस सर। तुम किस बेसिस पे आंसर दी ये बता। तुम जो नो बोली क्या बेसिस था? सर हमको लगा कंपनी है तो शायद नहीं होता होगा। कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन है। अगर कंपनी के मेंबर्स मर जाएं तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, ठीक है। यस सब इस सर। बात को ध्यान रखना कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कोई मरे जिए इसको फर्क नहीं पड़ता, आए जाए इसको फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो चलता ही जाएगा। कंपनी का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। Members may die or change, but the company goes on till it is wound up on the ground specified by the act. लॉ कंपनी को जन्म देता है और लॉ ही कंपनी को मार सकता है। इसके अलावा कंपनी चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। आज है, हो सकता है कि ए मेंबर है, कल छोटा ए हो, परसों पोता ए हो, ए की जगह सी आ जाए, डी आ जाए, लेकिन कंपनी चलता ही जाएगा।
इसका जन्म क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स लाइफ। अंडरलाइन करो, जन्म भी लॉ देता है और मार भी लॉ सकता है। कोई मेंबर मरे, कोई इंसॉल्वेंट हो, कोई रिटायर हो, कुछ भी हो, इसको फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। एक मेंबर का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। 3 टाइप के लायबिलिटी हो सकते हैं। कंपनी अगर हम लोग क्लासिफाई करें कंपनी, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब मिस्टर ए है, वो 10 रुपया बोला, 10 रुपया का शेयर खरीदा, उसमें से वो 6 रुपया दे चुका है, 4 रुपया देना बाकी है। तो मिस्टर ए का लायबिलिटी क्या है? कल को कंपनी बंद हो रहा है, कंपनी का 6 करोड़ का जो है लोन लिया हुआ है, मिस्टर ए क्या देगा? 6 करोड़ देगा अपना जेब से? नहीं, मिस्टर ए सिर्फ 4 रुपया देगा। जितना अनपेड था मिस्टर ए वो देगा, अनपेड अमाउंट। ये है शेयर्स कि भैया जितना का शेयर का वो ठेका लिया था उतना। दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या हुआ ना, वो गारंटी दे दिया मिस्टर ए कि हम 30% ऑफ द लोन पे कर देंगे। मतलब कल को कंपनी बंद होगा, जब मानो 5 करोड़ है, ठीक है, तो उसका 30% हम दे देंगे, बाकी तुम लोग देख लेना। लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड कंपनी। ये एक स्पेशल केस है, ऐसा जनरली होता नहीं है कि मेंबर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। अभी हम लोग 2 के बारे में बात करें, लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि जितना अनपेड अमाउंट है वो वाला, और लिमिटेड बाय गारंटी के भैया हम ठेका ले लिया, हम इतना देंगे तो हम इतना दे देंगे, जब कल को कंपनी बंद होगा हमसे मांग लिया। These are 3 types of company on the basis of its liability. So in case of limited liability company, the debt of the company is totality do not become the debt of the shareholder. यानी कि कंपनी का जो उधार है वो शेयर होल्डर का उधार नहीं होता। शेयर होल्डर कितना देगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। 10 रुपए का बात हुआ था, 10 रुपया तक देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, उससे ज्यादा नहीं मांगेगा, उससे कंपनी मांग ही नहीं सकती। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो बोल दिया कि हम इतना % हिस्सा दे देंगे, जब कल को कंपनी बंद होगा तो वो उतना ही देगा जितना का वो ठेका लिया है। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी में सिर्फ ऐसा एक कंपनी है जिसमें लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। ये एक स्पेशल कंपनी होता है, ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, इसके बारे में बाद में बात। तो जहां तक सबको क्लियर, लिमिटेड लायबिलिटी में फटाफट यो करो, किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछो, नहीं तो यो करो। और बहुत सारा बच्चा का रिप्लाई आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद सो जाते हैं फोन खोलकर। हाँ नहीं रुक कर रहे बाबू, कोई बात नहीं, रुक जाएगी। ओके, अनिरुद्ध आस्क्ड कि भैया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? हम लोग सब मिलके एक कंपनी खोले, ठीक है, मानो अनिरुद्ध, विनय एंड स्वाति, हम लोग तीनों मिलके कंपनी खोले, ठीक है। कंपनी का नाम क्या? मानो कंपनी का नाम है SAV लिमिटेड, सैब लिमिटेड, ठीक है। अभी अनिरुद्ध बोल दिया, देखो ये जो लिमिट लायबिलिटी होता है ना, इसका टेंशन कब आता है? जब कंपनी बंद होने वाला हो। जब तक कंपनी चल रहा है सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी बंद होने वाला होगा और जितना भी हम लोग जिनसे उधार लिए थे वो हम लोग का गेट पे आके खड़ा हो जाएगा कि पैसा दो, तब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखेंगे और तब हम लोग देखेंगे कि कंपनी कैसा था। मानो था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि इसमें अनिरुद्ध बोला था हम 30% देंगे, स्वाति बोली थी हम 30% देंगे, और हम बोले थे हम 40% देंगे। यानी कि कल को अगर जो लोन है वो है 5 लाख रुपया का, तो 30% देगा अनिरुद्ध, 40% देंगे हम और 30% देगी स्वाति। क्लियर हुआ सबको ये बात? अब क्लियर है अनिरुद्ध? फटाफट बताओ चैट में।
गारंटी दे दी है, कल को जब बंद होगा तो उसका उतना % हम लोग को देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके भैया 5 लाख क्या चीज था, मतलब अनपेड अमाउंट था कि डेटर्स 5 लाख का लोन था क्रेडिटर लोग के ऊपर। क्रेडिटर मतलब सारा एसेट उसेट जब कंपनी बंद कर रहे हैं सब कुछ सल्टा उल्टा के अभी भी 5 लाख रुपया देना बाकी है, तो वो 5 लाख कौन देगा? हम लोग देंगे। ओके अबे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में LLP लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मतलब कि हम कुछ मतलब कि नहीं देंगे नहीं जैसे, है। या फिर तुम एक बार रिपीट करो क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहे हो अच्छे से। LLP को एक और बार एक्सप्लेन करिएगा ना, ओपन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को। LLP तो हम पढ़ा ही नहीं रहे, हम कंपनी पढ़ा रहे हैं। 3 टाइप का कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तुमको क्या बताना है? फर्स्ट वाला लिमिटेड बाय शेयर्स। यस। ओके मानो शेयर, तुम क्लास 12 में हम लोग अकाउंट्स बनाए थे, उसमें शेयर था, अनपेड अमाउंट, अनकॉल्ड अमाउंट, वो सब तो क्लियर होगा। तो मानो हम एक शेयर खरीदे कंपनी का, मानो 500 शेयर खरीदे 10-10 रुपया का, ये हम खरीदे, ये हम बोले हैं कंपनी को, हम बोले अभी तक पैसा नहीं दिए कि हम टोटल 5,000 रुपया तुमको देंगे। उसमें से कंपनी जो है मेरे से 500 शेयर का मानो 3-3 रुपया करके ले चुका है, मतलब 1500 ले चुका है। कंपनी बंद हो गया, कंपनी का दिवाला निकल गया। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, एक तरफ लायबिलिटी एक तरफ एसेट। सब एसेट को सल्टाने के बाद भी यहाँ पे लायबिलिटी बच रहा था, मानो 6,000 या फिर मानो 10,000 का लायबिलिटी बच रहा था। सवाल उठता है कि हम जो कि हैं ए, वो कितना पे करें? तो 10 रुपया हमको पे करना था, हम कितना कर चुके हैं? 3 रुपया। अभी कितना करना बाकी है? 7 रुपया। यानी कि हम टोटल 3,500 पे करेंगे। 10,000 में से मेरे को कितना पे करना है? 3,500। लिमिटेड बाय शेयर्स 3 रुपया दे चुके थे, 10 रुपया देने का वादा किए थे, 7 रुपया बाकी है, हम दे दें। बाकी जो पैसा है कहां से आएगा वो लोग का टेंशन, हम लोग का टेंशन नहीं। क्लियर हुआ? अब अनिरुद्ध क्लियर हुआ? ओके ठीक है। ओके अब है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। हम बता चुके हैं कौन बनाता है? लॉ बनाता है। नेचुरल बर्थ होता है क्या? हॉस्पिटल में इसका जन्म होता है? नहीं, लॉ के तहत क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ्ड विथ ऑल द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हक हमको मिलता है वही हक इसको भी मिलेगा। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी। अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, बैंक अकाउंट होगा, अपने नाम पे लोन लेगा, अपने नाम पे उधार मांगेगा, सब अपने नाम पे करेगा, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा, सब अपने नाम पे करेगा। मेंबर्स कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी पे केस हो सकता है, कंपनी किसी और पे केस कर सकता है, चलता है। वो हर एक चीज जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है ये भी कर सकता है, सिवाय इसको जेल नहीं भेजा जा सकता है, इससे कसम वगैरह नहीं खिलाया जा सकता है, इसका शादी नहीं होता है, और ये कोई लर्न प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये ऐसा कुछ वो नहीं है, सिंपल बात। इट कैन डू एवरीथिंग दैट ए नेचुरल पर्सन कैन डू एक्सेप्ट ये इसको जेल नहीं भेजा जा सकता है, इससे कसम नहीं खिलाया जा सकता है, इसका शादी नहीं हुआ जाएगा, और ये कोई लर्न प्रोफेशन को प्रैक्टिस। अब ये कोई कंपनी डॉक्टर बन सकता है? खड़ा होकर ऑपरेशन करेगा? नहीं, प्रोफेशन है ना डॉक्टर। कोई कंपनी पढ़ा सकता है? नहीं, पढ़ाएंगे हम। मेरा कोई कंपनी होगा जिसके अंडर में पढ़ा रहे हूँ। अभी अन अकेडमी है, वहां पे लोग टीचर पढ़ाते हैं। क्या अन अकेडमी खुद पढ़ा रहा है? कोई आदमी है जिसका नाम है अन अकेडमी? नहीं, वो एक कंपनी है जिसमें लोग पढ़ा रहे हैं। अब एज द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन इसको चलाने के लिए लोग चाहिए। अन अकेडमी को चलाने के लिए लोग चाहिए, ह्यूमन एजेंट चाहिए, डायरेक्टर होते हैं जो लोग। कंपनी को कौन हैंडल करता है? सारा मैनेजमेंट, बड़ा बड़ा डायरेक्टर्स। हम लोग 3 लेवल पढ़े ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन? डायरेक्टर्स।
The directors cannot control affairs of the company and act as its agency, but they are not the agents of the member of the company. इसको cannot को ना not को काट दो, not को काट दो. The directors can control affairs of the company. Director control कर सकता है और एक्ट करेगा एजेंट के तरह से, लेकिन वो एजेंट नहीं होता है. बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन निकल रहा है. डायरेक्टर एक्ट करता है एक एजेंट के तरीके से, लेकिन वो एक एजेंट नहीं होता है. इसको समझने के लिए जब तुम लोग इंटर में जाओगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तुम लोग यूनिट 6 तक किया, इंटर में यूनिट 9 तक, वहां पे तुम लोग समझेगा ये बात का मतलब कि इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे भैया इस बात. एजेंट की तरह काम करना, एजेंट होना एक ही तो बात है? नहीं, बिल्कुल एक बात नहीं है. एजेंट होना अलग बात है, एजेंट की तरह काम करना अलग बात है. इसके ऊपर अलग रूल है, हम उसके अंदर नहीं घुस रहे. इतना याद रखना, डायरेक्टर कंपनी को संभालेगा एक एजेंट की तरह, लेकिन वो कंपनी का एजेंट नहीं होता है. ओके. और कॉमन सील के द्वारा डायरेक्टर सारा जो है साइन वगैरह करता है कंपनी के नाम. कॉमन सील क्या होता है? हम फोटो भी दिखाए तुम लोग को पिछली बार, ठीक है. कॉमन सील का तुम लोग को हम फोटो भी दिखाए थे, फिर से दिखाते जो लोग नहीं थे पिछले क्लास में. ये होता है कॉमन सील, यानी कि कंपनी को साइन करना है. कंपनी, भैया आप गाड़ी खरीद रहा है कंपनी अपने नाम पे, साइन कौन करेगा? कोई जरूरत नहीं. ऐसा कॉमन सील है, तुम लोग स्क्रीन पे आ रहा होगा. कंपनी बस ऐसे लेगा, पेपर में घुसाएगा और दबा देगा, हो गया कंपनी का साइन. तो दिस इज द कॉमन सील. कंपनी को जहां साइन करना है कंपनी ऐसे ही साइन करेगा. क्या कंपनी का कॉमन सील होना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. ऑप्शनल है. द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2013 में कंपलसरी था, 2015 में ऑप्शनल हो गया. 2015 से पहले कंपनी के मतलब एक जगह तो वहां पे ऐड होता था एंड अ कॉमन सील, अब वो ऐड नहीं होता. ठीक है, तो कंपनी का सील होना कंपलसरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. यहां से क्वेश्चन बन रहा है, कंपनी का कॉमन सील होना जरूरी है या फिर ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. कॉमन सील इज ऑप्शनल. यूके में भी 2006 में ऑप्शनल कर दिया था. ओके, तो दिस बात को ध्यान रखना. आज के लिए हम लोग यहां तक पढ़ते हैं, धीरे धीरे लेके चलेंगे इस एक्ट को. बहुत जरूरी एक्ट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन निकल रहा है, तो धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, तुम लोग घर में पढ़ना, किसी को कोई डाउट होगा मेरे से पूछना, और इसका जो वीडियो है हम अपलोड कर दे रहे हैं, फिर से देख लें.